अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक अजीब व गरीब, दिल को दहलाती जादुई कहानी। पूरे जंगल के जानवर एक खुले मैदान में इकट्ठे थे। सबकी सवालिया निगाहें बंदरों के सरदार बूढ़े मंकू पर टिकी हुई थी। मसला ही ऐसा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। हुआ यूं कि सरदार मंकू की पोती एक इंसान पर फिदा हो गई थी और वो चाहती थी कि इसकी शादी इस इंसान से की जाए, मगर ये नामुमकिनात में से था। ये एक नामुमकिन और काबिल हैरत बात थी। ये बात पूरे जंगल में पलक झपकते ही फैल गई थी। जैसे जैसे जानवरों को पता लगा, सब इकट्ठा होना शुरू हो गए और जल्द ही जंगल के वस्त में वाक़या मैदान जानवरों से भर गया। सरदार मंकू और इसकी फैमिली एक तरफ सर झुकाए बैठी थी, जबकि एक दरख्त की शाख पर इनकी पोती मुंह लटकाए बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे वो हर सूरत अपनी जिद मनवाने पर डटी हो। सरदार, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी पोती एक इंसान के इश्क में गुम है? बिल आखिर लोमड़ी ने खामोशी के फैले तिलिस्म को तोड़ा तो सब हमतन गोश हो गए। सरदार और इनकी फैमिली ने खजालत भरी आंखों से लोमड़ी को देखा और सर झुका लिया, जबकि इनकी पोती ने एक सरसरी निगाह लोमड़ी पर डाली और मुंह मोड़कर बैठ गई। ये एक नहायत ही अहमकाना हरकत है। सरदार, आपको अपनी पोती को समझाना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? इंसान तो हमा वक्त हमें अपना गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, तो शादी? समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसी हरकत है। अब की बार जंगल के शहंशाह राजू शेर ने लुकमा दिया। हमने इसे बहुत समझाया है सरदार, मगर पता नहीं इसकी अकल में बात क्यों नहीं घुस रही। सरदार मंकू ने राजू शेर की बात सुनकर जवाब दिया। वैसे भी एक इंसान और जानवर के मिलाप का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। लोमड़ी बोली। क्यों नहीं हो सकता? सरदार मंकू की पोती तप कर बोली और इसने पहली बार रुख जानवरों की तरफ किया। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, और वैसे भी हमारे और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी इनकी शक्लों में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ सोच का है। सरदार मंकू की पोती की बात सुनकर सब हैरत में मुब्तला रह गए। देखो बेटी, बात को समझने की कोशिश करो। जो बात मुमकिन ही ना हो, इस पर वक्त जाया करने का कोई फायदा ही नहीं। भला तुम खुद ही बताओ, क्या ये इंसान हमारी जुबान को समझ सकते हैं? क्या तुम इनकी जुबान बोल पाओगी? कितनी ही देर बहस व मुबाहिसा का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मजाल है सरदार मंकू की पोती के कानों पर जूं तक रींग जाती। वो मतवातर बजिद रही। इसकी जिद और हट धर्मी को देखते हुए बिल आखिर सारे जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। हद होती है हट धर्मी की। सरदार मंकू ने अपनी पोती को खा जाने वाली आंखों से देखते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी मगर शादी उसी से करूंगी। सरदार मंकू की पोती ने बदस्तूर अपनी जिद पर डटे हुए कहा। इस वक्त सरदार मंकू अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। सारी फैमिली इसे समझा रही थी, मगर वो मतवातर बजिद थी। कैसे करोगी शादी उससे? सरदार मंकू ने पूछा। ये बावली हो गई है, मैं इसे कैसे समझाऊं? सरदार मंकू की बहू बोली। मेरे पास इसका हल है। अचानक लोमड़ी की आवाज सुनाई दी तो सब ने चौंक कर इसे देखा। खासकर सरदार मंकू की पोती तो उछलकर सीधी इसके पास जा खड़ी हुई। जल्दी बताओ, सरदार मंकू की पोती ने बेताबी से कहा। इस जंगल के आखिरी किनारे पर एक आदमी रहता है। वो वहाँ एक झोंपड़े में रहता है। वो हर जानवर की बोली समझता है। वो बहुत ताकतवर है। वो उड़ भी सकता है। न जाने कैसे कैसे कमालात हैं उसमें, बयान से बाहिर हैं। मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। लोमड़ी ने राह दिखाते हुए कहा। तुम इसे कैसे जानती हो लोमड़ी? सरदार मंकू ने पूछा। सरदार, मेरा काम ही क्या है, सारे जंगल की खबर रखना। शुरू में इसे वहाँ देखकर मेरी हैरत हवीदा रह गई। फिर मैंने इसकी खोज शुरू की, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो बंद झोंपड़ी के अंदर बैठकर मेरी हरकत व सकनात से आगाह है। आखिर एक दिन इसने मुझसे मेरी ज़बान में बात की और फिर मैं रोज़ाना इसके पास जाने लगी। अब तो मेरी इसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। लोमड़ी ने तफसील से बताया। हमें भी ले चलो इसके पास, सरदार मंकू की पोती ने कहा। यूं सब लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़े और जल्द ही वो इस झोंपड़ी के सामने थे, जिसके अंदर वो शख्स रहता था जिसके बारे में लोमड़ी ने बताया था।
अंदर आ जाओ। यकदम इनकी समात से एक जोरदार मर्दाना आवाज टकराई तो सब चौंक उठे। मैं ना कहती थी कि ये बहुत इल्म वाला इंसान है, लोमड़ी ने शाने उचकाते हुए कहा तो सब बहुत मुतासर हुए। यक्के बाद दीगर सब अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि इस कोठड़ी में अंदर एक नहायत ही बदसूरत और भद्दी शक्ल का काले रंग का हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। इसकी शक्ल से मालूम हो रहा था कि एक लंबे अरसे से वो शायद पानी के नजदीक नहीं गया था। इसके सर और बड़ी हुई दाढ़ी के बालों में गर्द जमी हुई थी। इसके इशारे पर सब जमीन पर बिछी घास पर बैठ गए। हम एक जरूरी काम के सिलसिले में आए हैं। मामला काफी हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन है, मगर आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। लोमड़ी ने आने की वजह बयान करते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, मेरे इल्म ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया है। इस शख्स ने जवाब दिया, क्या वाकई आपके पास इतना इल्म है? सरदार मंकू ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा, आपने अभी तक देखा ही क्या है सरदार मंकू? इस शख्स ने सरदार मंकू को इसके नाम से मुखातब किया तो सब चौंक उठे। मैं तो आपकी पुश्तों तक के बारे में बता सकता हूँ, आपके दादा परदादा के बारे में बता सकता हूँ। आपको नारियल का पानी और खाने में सेब ज्यादा पसंद है। जंगल के शहनशाह राजू शेर से आपकी बहुत बनती है। यही वजह है कि उसने आज तक आपके खानदान का शिकार नहीं किया। इस शख्स ने जब इतना कुछ बताया तो वाकई इनकी हैरत दोगुना हो गई। हम आपके गुरदीदा हो गए हैं महाराज, सरदार मंकू ने सीने पर हाथ रखकर झुक कर कहा, आप लोगों को मैं मायूस नहीं लौटाऊंगा, मगर इस मामले में इतना कहूंगा कि ये काम नामुमकिन नहीं है मगर थोड़ा मुश्किल है। इस शख्स ने कहा, मैं हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार हूँ महाराज। सरदार मंकू की पोती गोया हुई, लगता है तुम्हें वो ज्यादा पसंद आ गया है, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो कि इंसान वफादार नहीं होते। इस शख्स ने कहा, महाराज मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, मुझे कामिल यकीन है कि वो मेरी मोहब्बत का इकरार जरूर करेगा। सरदार मंकू की पोती बोली, ये मूर्ख है महाराज, हकीकत को पसे पुश्त डालकर शराबों के पीछे दौड़ रही है। सरदार मंकू बोला, मोहब्बत गुमराही का दूसरा नाम है। इंसान अपनी जिल्लत को फरामोश कर बैठता है। ज़ाहरी हुस्न व जमाल के पीछे लगकर वो इस बात को भूल जाता है कि वक़्त के साथ ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इश्क इंसान को अंधा कर देता है, इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। मगर एक जानवर के दिल में एक इंसान के लिए पैदा होने वाला ये इश्क वाकई मेरी समझ से भी बालातर है, मगर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इसलिए अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिश करूंगा कि इन दोनों का मिलाप हो जाए। इस शख्स ने कहा, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, बस इसे करने की जसारत होनी चाहिए। वो शख्स बोला, माजरत चाहता हूँ महाराज, आपका नाम पूछ सकता हूँ? सरदार मंकू बोला, महेश प्रताप। इस शख्स ने मुख्तसर सा जवाब दिया, महाराज आप ऐसा क्या करेंगे कि ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा? सरदार मंकू ने पूछा, मैं इसे इंसानी रूप दिलाऊंगा अपने इल्म से और इसे इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। फिर इन दोनों का मिलाप बाआसानी होगा। महेश प्रताप ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है महाराज? क्या ये बंदरिया इंसान के रूप में तब्दील हो जाएगी? लोमड़ी ने हैरत से पूछा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जिद की वजह से हम इसे खो ना दें। सरदार मंकू की बहू बोली, कुछ भी नहीं होगा आपकी बेटी को, भरोसा रखो मुझ पर। महेश प्रताप ने कहा, मगर महाराज, लोमड़ी ने बोलना चाहा मगर महेश प्रताप के हाथ के इशारे से इसे चुप करवा दिया। अब जब मुझ पर भरोसा रख कर आए हो तो सवालात का सिलसिला खत्म करो। तुम लोग जाओ और इसे यहीं छोड़ जाओ। बहुत जल्द मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। महेश प्रताप ने उकता कर कहा तो सरदार मंकू की पोती को वहीं छोड़कर सब रफ्ता रफ्ता वहां से चले गए। मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हें एक ऐसी औरत का जिस्म लाना है जिसे मरे चंद घंटे हुए हों, या फिर अगर तुम एक जिंदा औरत को ले आओ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जितना मुझे खुश रखोगी उतनी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा होती जाएंगी। महेश प्रताप ने सरदार मंकू की पोती से कहा, महाराज मैं किसी औरत को कैसे ला सकती हूँ? क्या आप कोई इसका हल बता सकते हैं? सरदार मंकू की पोती ने पूछा, हाँ मैं तुम्हारे जिस्म पर एक खुशबू लगाऊंगा जिस शख्स के नथनों से भी
वो खुशबू टकराई, वो मदहोश होकर तुम्हारे पीछे चल पड़ेगा। लिहाजा एहतियात करना, और जितनी खूबसूरत और जवान लड़की लेकर आओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यही नहीं, कोशिश करना कि वो लड़की तुम्हारे मतलूबा शख्स के मोहल्ले या आस पास से हो। महेश प्रताप ने कहा, बहुत शुक्रिया महाराज, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, सरदार मंकू की पोती ने कहा। फिर महेश प्रताप ने इस बंदरिया के जिस्म के बाज हिस्सों पर खुशबू छिड़की। इस खुशबू के छिड़कते ही पूरी झोंपड़ी में खुशबू फैल गई। जाओ और दिन के उजाले में अपना शिकार ढूंढ कर लाओ, रात की तारीकी में सिर्फ मर्द मिलेंगे तुम्हें। महेश प्रताप ने इसे समझाते हुए कहा तो सरदार मंकू की पोती इसका शुक्रिया अदा करती हुई वहां से खिसक गई। इसके जाने के बाद महेश प्रताप अपनी झोंपड़ी में रखे बुत के सामने सजदा रेज हो गया और न जाने किस जुबान में कोई मंत्र पढ़ने लगा। दूसरी तरफ सरदार मंकू की पोती उछलती कूदती दरख्तों की शाखों पर झूलती जंगल के उस तरफ पहुंच गई जहां से वो मोहल्ला सामने था, जिसमें उसने पहली बार अपने महबूब को देखा था। एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठकर वो सामने देखने लगी। कितनी ही नौजवान लड़कियां और औरतें वहां से गुजरी, मगर वो इसे ना भाईं। तभी इसकी निगाह एक नौजवान लड़की पर गई। वो स्टूडेंट थी जो किताबों को सीने से लगाए गुजर रही थी। ना सिर्फ वो बेहद हसीन व जमील थी, बल्कि इसके चेहरे पर मासूमियत भी फैली हुई थी। न जाने क्यों वो लड़की इसे बहुत अच्छी लगी। दूसरे ही लम्हे वो उछलते कूदते हुए इस लड़की के पास से गुजरकर वापसी के लिए मुड़ी तो ये देखकर कुंग रह गई कि वो लड़की हैरत अंगेज तौर पर इसके पीछे चल रही थी, जैसे इसकी ताबिया फरमान हो और इसके हुक्म पर अपना सर तन से जुदा करने से भी ग्रेज ना करे। हैरत के समंदर में गोताजन सरदार मंकू की पोती आगे आगे चल रही थी, जबकि वो लड़की नीम मदहोशी के आलम में इसके पीछे पीछे चल रही थी। सरदार मंकू की पोती बार बार मुड़कर देखती कि कहीं लड़की मुड़ तो नहीं गई, मगर इसे अपने पीछे आता देखकर मुतमिन हो जाती। जल्द ही दोनों महेश प्रताप के झोंपड़े के बाहर पहुंच गईं। इशारा पाते ही सरदार मंकू की पोती अंदर दाखिल हुई तो इसके पीछे पीछे वो लड़की भी अंदर दाखिल हो गई। महेश प्रताप ने सर ता पांव बगौर इस लड़की को देखा। लेट जाओ वहां, महेश प्रताप ने लड़की को हुक्म देते हुए कहा तो लड़की अपनी किताबें इसी तरह सीने से चिपकाए घास पर लेट गई। फिर महेश प्रताप ने सरदार मंकू की पोती को मुखातब किया, लाजवाब नगीना ढूंढ कर लाई हो। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत नजर आऊं कि मेरा महबूब पहली नजर मुझे देखते साथ ही मुझ पर फिदा हो जाए। सरदार मंकू की पोती ने कहा तो महेश प्रताप ने दिल खोल कर फजा में कहका बुलंद किया, अच्छी सोच है। महेश प्रताप बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाना। इस हसीना की रूह को हमेशा के लिए सुला के मैं तुम्हारी रूह को भी इसके जिस्म में दाखिल करने लगा हूँ। इसके साथ लेट जाओ और जब तक मैं ना कहूँ आंखें बंद रखना। हुक्म पर अमल पैरा होते हुए सरदार मंकू की पोती इस हसीना के साथ लेट गई और इसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर महेश प्रताप इनके सामने बैठकर आलती पालती मारे आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रहा। फिर इसने करीब ही पड़ी किसी जानवर की खोपड़ी को उठाया और इसमें कुछ अशिया को यकजा डालकर इसे सुलगाया तो खोपड़ी से धुआं निकलने लगा और वो धुआं सरदार मंकू की पोती और इस हसीना के नाक के रास्ते इनके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। फिर अचानक वो धुआं खत्म हो गया और धुएं की जगह आग ने ले ली। मगर हैरत की बात यह थी कि वो आग खोपड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आग मानद पड़ गई और राख बच गई। महेश प्रताप ने वो राख सरदार मंकू की पोती की छाती पर फेंकी तो दूसरे ही लम्हे इसे एक जोरदार झटका लगा और तब ही सरदार मंकू की पोती की नाक से धुआं निकलकर इस लड़की की नाक के रास्ते इसके जिस्म में दाखिल होने लगा। थोड़ी देर तक ये अमल जारी रहा और फिर धुआं खत्म हो गया। अपनी आंखें खोलो और उठकर बैठ जाओ। महेश प्रताप बोला तो यकदम लड़की के जिस्म में जुम्बश पैदा हो गई और वो उठकर बैठ गई। अपने सामने लेटी बंदरिया को देखकर इसने आंखें फाड़कर पहले बंदरिया और फिर महेश प्रताप को घूरा। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी कामयाबी का वक्त शुरू हो गया है।
महेश प्रताप जेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज आपका ये एहसान मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगी। सरदार मंकू की पोती बोली, अब की बार लड़की के जिस्म में दाखिल होने के बाद वो इंसानी जुबान में बात कर रही थी, तुम्हें हर वक्त बहुत एहतियात करनी होगी। महेश प्रताप बोला, सबसे पहली बात मुसलमानों से दूर रहना। इस लड़की का ताल्लुक मुसलमान घराने से है, इनकी तहजीब व सकाफत और तौर तरीकों को अपनाने से गुरेज करना। इनकी मुकद्दस किताब को तो बिल्कुल छूने की गलती भी मत करना। नूरानी तावीज़ धागों और दम दरूद से बचकर रहना। तुम्हारा महबूब भी मुसलमान है, याद रखना इन बातों को, किसी तौर पर भी भूलना मत, वरना तुम्हारी रूह इसके जिस्म से निकलकर वापस तुम्हारे इसी जिस्म में आ जाएगी और इसकी सोई हुई रूह जाग उठेगी। ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। सरदार मंकू की पोती बोली और अपने असल धड़ को उठाकर खींचती हुई बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त इसने माचिस भी उठा ली थी। लकड़ियों के छोटे बड़े टुकड़ों और घास फूस को अपने धड़ पर फेंक कर इसने आग लगाई तो आग ने पलक झपकते ही इसके जिस्म को जलाना शुरू कर दिया। फिर वो हाथ झाड़ती हुई दोबारा वापस महेश प्रताप के झोंपड़े में दाखिल हो गई। अरे यो मूर्ख, ये क्या कर दिया तुमने? महेश प्रताप ने नागवारी के आलम में कहा, अगर अब तुम्हारी रूह किसी वजह से इसके जिस्म से निकल गई तो बताओ कहाँ जाएगी वो? जब इसे इसका मतलूबा जिस्म नहीं मिलेगा तो वो सीधी नरक में जाएगी। महाराज ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इसका जिस्म कभी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखकर आप जैसा ही बनना है। मुझे शक्तिशाली बनना है ताकि मैं दुनिया पर राज कर सकूं। सरदार मंकू की पोती सुहाने ख्वाब खुली आंखों से देखते हुए बोली, शैतान देवता कभी भी अपने पुजारियों की हौसला शिकनी नहीं करते। महेश प्रताप बोला, जितना शैतान देवता को राजी रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हें अमलियात बताता रहूंगा, बस तुम्हें मेहनत करनी है। ऐसा ही होगा महाराज। सरदार मंकू की पोती बोली, कबल इसके कि इस लड़की के अहलो इयाल इसकी तलाश शुरू करें, तुम फौरन वहां पहुंचो, इसके घर जाओ, सबका रवैया देखो और सब बातों पर तवज्जो दो। जिस काम की या बात की समझ नहीं आए, दिमाग की सलाहियतों से काम लेना, फौरन समझ आ जाएगी। या मुझे पुकारना, मैं गायबाना तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, फौरन जाओ। महेश प्रताप ने तोहमखाना अंदाज में कहा तो सरदार मंकू की पोती किताबें सीने से लगाए झोंपड़े से बाहर निकली। इसके अपने जिस्म की जली सड़ी बची राख को नागवार निगाहों से देखा और बोली, ये भी कोई जिंदगी है? असल जिंदगी तो इंसानों की बस्ती में आबाद है। अपने आप में बड़बड़ाती सरदार मंकू की पोती जैसे ही जंगल से बाहर निकली, सामने से उसे एक भारी भरकम औरत आती दिखाई दी, जिसकी पेशानी अरक आलूद थी। इस औरत ने जैसे ही इसे देखा, लपक कर इसके करीब आ गई। रज्जो बेटा, कहाँ चली गई थी तू? जानती है मैं कितनी परेशान हो गई थी। इस औरत ने परेशानी के आलम में कहा, कब की छुट्टी हो गई थी? तेरे अब्बू और भाइयों के आने का वक्त भी हो रहा है। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई थी। आस पड़ोस भी पता किया तो तुम्हारी एक सहेली ने बताया कि तुम किसी बंदरिया के पीछे जंगल में जाती हुई दिखाई दी थी, तो मैं फौरन उधर आई। शुक्र है तुम मिल गई। महेश प्रताप की गायबाना आवाज इसकी समात से टकराई तो इसे पता चला कि सामने खड़ी औरत इस लड़की की माँ है, जिसे रज्जो समझकर पुकारा गया था। वो इसके साथ चल पड़ी। माँ वो बहुत खूबसूरत बंदरिया थी। रज्जो उर्फ सरदार मंकू की पोती बोली, न जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसके पीछे भागी, मगर वो उछलती कूदती न जाने कहाँ की कहाँ गायब हो गई, तो मैं वापस आ गई। ये तुम्हारा बचपना नहीं है बेटा, इसकी माँ बोली। अब तुम आकिलो बालिग हो, हर अच्छे बुरे की पहचान रखती हो। हम लोग इज्जतदार हैं, मुआशरे में हमारा एक मुकाम है। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम लोग किसी को मुंह दुखाने के काबिल ना रहते। अम्मा तू टेंशन ना लिया कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। रज्जो माँ को यकीन दहानी कराते हुए बोली, बस तुझे जो कहा है ना, इस पर अमल किया कर। रज्जो की माँ ने इसके सामने खाना रखते हुए कहा तो वो जवाबन मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। रज्जो की माँ इसे बगौर देखने लगी, क्योंकि इसकी रज्जो तो बात बात पर चिढ़ने वाली, गुस्से में आकर बर्तन और हाथ में आने वाली
हर चीज की तबाही करने वाली थी। माँ बाप और भाइयों की लाडली होने की वजह से वो काफी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली थी। लेकिन आज इसके इस नए रूप ने जहां माँ को हैरत में मुब्तला कर दिया था, वहीं खुश भी कर दिया था। इसका असल नाम रजिया था, मगर बचपन से ही सबने इसे मोहब्बत से रज्जो कहकर पुकारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसका ये नाम पक्का हो गया था। रज्जो 9वीं क्लास की तालिबा थी। रज्जो को शुरू से ही तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। चुनांचे इसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर लिया जाता था। तो इसने जब मतवातर पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बिना चूं चरां किए सबने इसे इजाजत दे दी। लड़कों और लड़कियों के स्कूल इत्तेफाक से आमने सामने थे। करब व जवार के देहातों से भी तलबा व तालबात इन मदारस में जेरे तालीम थे। रज्जो की 3 सहेलियां थीं जो देहात से आती थीं और इसके मोहल्लेदार थीं। वो रानी और इफ़त थी, जबकि इसकी मोहल्लेदार का नाम सना था। चारों एक ही क्लास में पढ़ती थी। इनके स्कूल के सामने वाले स्कूल में रज्जो का मोहल्लेदार गुलमुराद पढ़ता था। गुलमुराद बचपन से ही रज्जो पर बहुत फिदा था, मगर रज्जो इसे घास तक न डालती थी। बात यह नहीं थी कि वो इससे नफरत करती थी, बल्कि गुलमुराद मोह लेने वाली शक्ल व सूरत और सीरत का मालिक था। बस रज्जो को धचका लगा रहता था कि अगर इसके घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ गई तो वो तहलका बर्पा कर देंगे और इसके स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मगर वो हर सूरत तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। मगर आज सब कुछ पहले की निस्बत उल्टा हुआ। गुलमुराद छुट्टी के बाद अपने स्कूल के साथ एक तरफ खड़ा था। जब रज्जो के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी और रज्जो सना के साथ बाहर निकली तो गुलमुराद पर नजर पड़ते ही रज्जो के लबों पर मानीखेज मुस्कुराहट जलवागर हुई। गुलमुराद भी जवाबन मुस्कुराया तो रज्जो ने हाथ हिलाकर इसे सलाम किया तो गुलमुराद हैरान रह गया। कल तक इसे घास ना डालने वाली रज्जो आज इसे इस कदर अपनायत से देखकर मुस्कुराई थी और सलाम दे रही थी। वो खुशी से बाग बाग हो गया और इनके पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ा। क्या तू पागल तो नहीं होगी रज्जो? सना ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ? रज्जो ने हैरत से इसे देखते हुए पूछा। आज तक तू जिसे घास तक नहीं डालती थी, आज उसे सलाम कह रही हो? सना बोली, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत की इंतहा का तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। रज्जो ने जवाब दिया। बड़ी मीसनी निकली है तू, सना ने इसे छेड़ते हुए कहा। वैसे अफसोस की बात है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी। सना ने मसनूई खफगी का इजहार किया। अगर तुमसे छुपानी होती तो तुम भर कभी भी ये राज फाश ना करती। यकीन मानो आज पहली बार इसे लिफ्ट दी है। देखो तो जैसे शहद की मक्खी मिठास के पीछे पड़ जाती है, ये भी खिंचा चला आ रहा है। रज्जो ने जवाब दिया तो सना ने भवें उचकाते पीछे मुड़कर देखा तो गुलमुराद वाकई इनके पीछे था। दोनों अपने अपने घरों में पहुंच गए। दूसरी तरफ गुलमुराद की खुशी का कोई ठिकाना ना था। गुलमुराद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसका ताल्लुक खाते पीते और इज्जतदार घराने से था। इसकी माँ और बाप दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे। इसके अलावा इनके पास विरासत में मिलने वाली 1.5 मुरब्बा जमीन भी थी। दूसरी तरफ रज्जो का ताल्लुक एक मिडिल तबके से था। गुलमुराद ख्वाबों ख्यालों में रज्जो को अपनी होने वाली बीवी तस्लीम कर चुका था। इत्तेफाक की बात है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को एक बार मुस्कुरा कर देख ले तो न जाने वो लड़का पलक झपकते में कितने ख्वाब बुन लेता है। रात का न जाने वो कौन सा पहर था। तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। रज्जो जो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी, यकबारगी इसकी आंख खुल गई। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसे झंझोड़ कर उठाया हो। आंख खुलते साथ ही इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। दाएं तरफ रज्जो के माँ बाप, जबकि बाएं तरफ इसके दोनों भाई सईद और इकबाल गहरी नींद सोए हुए थे। अरे ओ मूर्ख, भूल तो नहीं गई अपना आप? अचानक इसकी समात से महेश प्रताप के अल्फाज टकराए तो वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। इसे लगा कि शायद वो यही मौजूद है। न जाने क्यों पहली बार इसे महेश प्रताप से खौफ महसूस हो रहा था। इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी बात को गौर से सुन। कल स्कूल जाने की बजाय तुम्हें मेरे पास आना है। और हाँ, अब तुम इंसानों की बस्ती में रहती हो। तुम्हारी सहेलियां भी बन गई हैं। एक अच्छा सा शिकार लेकर आना। कल से तुम्हारे कड़े इम्तिहानों की इब्तदा है। जी महाराज, वो दिल ही दिल में गोया हुई। चल अब सो जा।
दोबारा महेश प्रताप के अल्फाज इसकी समात से टकराए तो वो चारपाई पर लेट गई, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। खौफ की एक सर्द लहर इसके रगो पै में सरायत कर चुकी थी। महेश प्रताप शैतान के बुत के सामने सजदा रेज था। इसके कहने पर रज्जो उर्फ सरदार मंकू की पोती भी शैतान के बुत के सामने सजदे में गिर गई। वो अपने साथ धोखे से एक नौजवान को लाई थी। स्कूल जाने की बजाय वो जंगल में महेश प्रताप के पास आ गई थी। आते वक्त इसने वहां से गुजरते एक नौजवान को इशारा करके अपने पीछे आने का कहा, तो हवस का मारा वो शैतानी जाल में फंसकर इसके पीछे हो लिया। महेश प्रताप की झोंपड़ी में दाखिल होते साथ ही इस नौजवान की दिमागी सलाहियतों ने काम करना छोड़ दिया। महेश प्रताप ने इसके दिमाग को हिप्नोटाइज करके अपने काबू में कर लिया था। कितनी ही देर तक वो शैतान के बुत के सामने सजदा रेज रहे और महेश प्रताप मतवातर कोई मंत्र अलापता रहा। फिर पहले महेश प्रताप ने सजदे से सर उठाया और फिर उसके कहने पर रज्जो और इस नौजवान ने सर उठाया। हमें इस नौजवान के खून से शैतान देवता को गुस्ल देना है, महेश प्रताप ने रज्जो को बताया। मगर ये रज्जो ने सवालिया अंदाज में इस नौजवान को देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ा। मैंने इसकी दिमागी सलाहियतों को सुला दिया है, महेश प्रताप ने बताया। ये अब मेरे हुक्म के ताबिया है। मैं इसे तुम्हारे हाथों से ज़िबा करवाऊंगा और फिर तुमने ही शैतान देवता को इसके खून से गुस्ल देना है। बदले में शैतान देवता तुम्हें शक्तियों से नवाजेंगे। अभी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। खुद को मजबूत करने के लिए तुम्हें काली शक्तियों पर अबूर हासिल करना है। रज्जो गौर से महेश प्रताप की बातें सुन रही थी। फिर महेश प्रताप ने इस नौजवान को रज्जो के हाथों ज़िबा करवा के इसका सारा खून एक बड़ी बाल्टी में भरवाया और इससे रज्जो ने शैतान के बुत को गुस्ल दिया। जैसे वो गुस्ल देकर फारग हुई, शैतान के बुत की बेनूर आंखों में चमक पैदा हुई और दोनों इसके सामने सजदे में गिर गए। तुम्हारी इस खिदमत से हम खुश हो गए हैं। बुत के बेजान लबों में जुम्बिश हुई तो दोनों सजदों से उठ बैठे। इसके बाद कितनी ही देर तक रज्जो वहीं पर मौजूद रही। इस दौरान महेश प्रताप ने इसे एक मंत्र सिखाया और कहा कि मुसलसल 21 दिन इसे ये अमल करना है। इसके लिए किसी हसार की कोई ज़रूरत नहीं, मगर इन 21 दिनों के अंदर इसे इंसानी खून से गुस्ल करना था और दौरान गुस्ल इसे ये मंत्र पढ़ना था। इस अमल के नतीजे में इसे शैतानी ताकतें मिलनी थी। छुट्टी से कुछ देर कबल वो सीधा स्कूल पहुंची। महेश प्रताप के बताए गए अमल को वो मुसलसल करते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। इसकी अदम मौजूदगी में किसी ने कोई नोटिस ही ना लिया। दूसरी तरफ इसने तय कर लिया कि अब वो गुलमुराद से अपने दिल की बात कहेगी। छुट्टी होते ही वो सना के साथ जैसे ही गेट से बाहर निकली, गोलगप्पों की रेड़ी के पास इन्हें गुलमुराद खड़ा दिखाई दिया तो वो सना का हाथ पकड़े इसकी तरफ चल पड़ी। तुम क्या करने लगी हो? सना ने ना समझी के आलम में पूछा। मैं आज गुलमुराद से इजहार मोहब्बत करना चाहती हूँ, रज्जो ने जवाब दिया। अब ज्यादा बहस व मुबाहिसा की जरूरत नहीं है। हर वक्त सवालात की बौछार किए रखती हो। तुम पागल तो नहीं होगी क्या? रज्जो की बात सुनकर सना ने मारे हैरत के कहा। बीच चौराहे क्या तरीका है इजहार मोहब्बत का? हर आने जाने वाला हमें देख रहा है। तलबा व तालबात और लोगों का जम्मे गफीर लगा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सना की बात सुनकर रज्जो रुक गई और इसे खा जाने वाली आंखों से घूरा। मैं वो रज्जो नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो, बल्कि मैं वो रज्जो हूँ जिसे तुम नहीं जानती और ना ही कभी जान पाओगी। इतना कहकर इसने सना का हाथ छोड़ दिया और सीधा गुलमुराद के पास जा पहुंची। सना को इससे इस बर्ताव की उम्मीद ना थी। इसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो रज्जो को सगी बहनों की तरह चाहती थी, इसलिए इसने रज्जो की बात को आई गई कर दिया। दूसरी तरफ रज्जो सीधी गुलमुराद के पास पहुंची। दर्जनों अफराद थे, मगर किसी की भी परवाह किए बिना इसने जाकर गुलमुराद को दिल की बात कही तो वहां मौजूद लड़कों ने खुशी से नारे लगाए और वहीं एक ऐसा मसला पेश आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रश ज्यादा होने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल पर काबू ना पा सका और सीधा जाकर स्कूल की दीवार से टकराया। इसको काफी चोटें लगीं और लहू बहने लगा। खून पर निगाह पड़ते साथ ही रज्जो की हालत गैर होना शुरू हो गई।
اس نے आओ देखा ना ताओ सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधी भागती हुई इस लड़के के पास पहुंची और सबके सामने इसे बालों से पकड़कर सीधा करके इसके जख्मों से रसने वाला लहू चाटने लगी। इसकी प्यास की शिद्दत बढ़ी तो इसने इस लड़के की शहरक को हम भोर डाला और बड़े बड़े खून के घूंट भरने लगे। इसके इस नए रूप ने सबकी रगों में बहते खून को मंजमंद करके रख दिया। वो लड़का तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया। रज्जो मुंह सर दुपट्टे के पल्लू से साफ करती हुई उठी और अतराफ में मौजूद हर कस व नाकस को हैरत में मुब्तला देखकर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हवालात में बंद कर दिया। इस वाकया का इल्म इसकी फैमिली को हुआ तो सबके कदमों तले से जमीन खिसक गई। थाने इन्हें किसी ने भी इनकी बेटी से मिलने ना दिया। हैरत व परेशानी के मारे इनकी नींद व सुकून हराम होकर रह गए थे। हर शख्स इन्हें लान तान करने लगा था। दूसरी तरफ रज्जो ने दिमागी सलाहियतों से काम लिया और महेश प्रताप से राब्ता किया। बेवकूफ लोगों की भीड़ में तुमने एक इंसान को भेड़ियों की तरह मारकर इसका खून पिया। महेश प्रताप की गुस्से से भरी आवाज इसकी समाज से टकराई। खून देखकर मैं अपने हवास पर काबू न रख पाई थी। इसने जवाब दिया, तुमने अपनी हरकत से साबित कर दिया है कि तुम एक जानवर ही रहोगी। महेश प्रताप इसे आईना दिखाते हुए कहा, गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं बन जाता। तुम्हें समझाया भी था कि इंसानी तौर तरीकों को समझना और इन पर अमल करना, मगर तुमने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। मेरी मदद करो महाराज, इसने अल्तजाई अंदाज में कहा। मेरी बात गौर से सुनो। महेश प्रताप की आवाज सुनाई दी, चूंकि तुम एक बंदरिया हो, पलक झपकते में यहाँ से वहाँ और कहीं भी पहुँच सकती हो। बेशक तुम इंसानी जिस्म में मौजूद हो, मगर वो हैवानी फुर्तियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तुम्हें मैं यहाँ से निकालता हूँ। आगे तुमने वहाँ से खुद निकलना है और सीधा मेरे पास पहुँचना। महेश प्रताप ने तोहमखाना अंदाज में कहा और दूसरे ही लम्हे कैद खाने की सलाखें जमीन पर धड़ाम से जा गिरी। पहरे पर मौजूद मुहाफिज डर कर दूर खड़े हुए, मगर इनके संभलने से कबल रज्जो बंदर की तरह उछलती कूदती गैलरी अबूर कर चुकी थी। वो पीछे भागे, मगर रज्जो ने एक जंप लगाया और थाने की छत पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। दर्जनों मुहाफिजों के हाथों से वो छलावे की मानद निकल गई थी। वो इसके इस नए रूप पर पहले से ज्यादा हैरान थे। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो इसके पीछे भागे, मगर रज्जो कितनी ही इमारतें फलांगती महेश प्रताप की झोंपड़ी में पहुंच गई। रज्जो के इस नए रूप को पुलिस के अलावा दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तब ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को मजीद मसाला लगाकर पेश किया। रज्जो के वालिदैन की परेशानी में और इजाफा हो गया। गम से नढाल रज्जो के वालिदैन अपने मुर्शिद के पास जा पहुंचे और इन्हें सारी बात बताई। इनके मुर्शिद, जिनका नाम गुलाम रसूल था, इसने जब सारी हकीकत इन्हें बताई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी रज्जो की माँ को वो दिन याद आ गया जब रज्जो जंगल में गई थी और वापसी पर इसने झूठ बोला था कि वो किसी बंदरिया के पीछे गई थी। रज्जो के रवैये के बदलाव को उन्होंने बखूबी नोट किया था। क्या हमारी बच्ची बच जाएगी? रज्जो की माँ ने पूछा। इंशाअल्लाह, इनके मुर्शिद गुलाम रसूल ने जवाब दिया। और फिर मीडिया के सामने गुलाम रसूल ने इस हकीकत को बयान किया और लोगों की भारी जमात के साथ जंगल में जाकर महेश प्रताप को पर धावा बोल दिया। महेश प्रताप को जल्द ही मुंह की खानी पड़ी और फिर गुलाम रसूल ने इसे जहन्नम वासिल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी मौजूद थे। फिर गुलाम रसूल ने रज्जो को पकड़कर इसके गिर्द एक हसार खींचा और फिर इस हसार के गिर्द चक्कर लगाते हुए नूरानी आयात का विर्द करते रहे और रज्जो पर दम करते रहे। कितनी देर तक वो ये अमल करते रहे और जैसे ही वो फूंक मारते रज्जो तड़प कर रह जाती। तब ही सब ने अपनी आंखों से एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। रज्जो की नाक से धुआं निकलने लगा। फिर इस धुएं ने एक बंदरिया का रूप धारा और हसार में इधर उधर दौड़ने लगी। तब ही वो गायब हो गई। रज्जो हसार के अंदर बेहोश पड़ी थी। इसे उठाओ और घर ले जाओ, पीर गुलाम रसूल ने कहा। बंदरिया अपने गुरु के साथ जहन्नम वासिल हो चुकी है। इस बच्ची को किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए इसके होश में आने पर इसे कुछ मत बताया जाए।
दिन पर लगाए गुजरने लगा और रज्जो और गुलमराद के रिश्ते की बात चली और शादी पर जाकर खत्म हो गई। आज इनकी शादी की पहली रात थी। दोनों एक दूसरे में खोए न जाने कब नींद की हसीन वादियों में खो गए। रात का न जाने वो कौन सा पहर था जब रज्जो की अचानक आंख खुली। इसे शदीद प्यास का एहसास हो रहा था। साथ टेबल पर रखे पानी के जग से इसने एक साथ 2 गिलास पानी के हलक में उंडेले। प्यास की शिद्दत कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई। तभी इसकी निगाह ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते गुलमराद पर पड़ गई। रज्जो ने इसे अपनी बाहों के हसार में मजबूती से जकड़ा और दूसरे ही लम्हे एक जबरदस्त दांतों का वार करके गुलमराद की शहरग बम्बोड़ डाली। गुलमराद की आखिरी चीख भी हलक में अटक कर रह गई। गुलमराद इसकी बाहों के हसार में तड़पते तड़पते ठंडा पड़ गया। इसके खून की आखिरी बूंद तक इसने निचोड़ ली थी। फिर इसके जिस्म से जगह जगह से गोश्त उधेड़ कर वो खाने लगी। रज्जो के अंदर सरदार मंकू की पोती की रूह लौट चुकी थी। इस काम से फरागत पाने के बाद वो अपने कमरा खास से बाहर निकली और लंबा जंप लगाकर छत पर चढ़ गई और इसके बाद कितनी ही इमारतें फलांगते हुए वो रात के गहरे तारीक अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गई। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।